अब बात करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर के बारे में बात करेंगे। लिमिट स्टेट की जब हम बात कर रहे थे तो हमने दो चीजों पे काम किया था, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे। कोलैप्स में बेसिकली हमने डिजाइन कॉन्सेप्ट पे काम किया था कि कैसे आप सिंगली रेनफोर्स को, डबली रेनफोर्स को डिजाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर। पहले बताओ कि जो शियर है वो होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर। जब भी मैं शियर की बात करता हूं तो मतलब क्या है शियर। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर, तो आपको साफ साफ बोलना है कि दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स। ये एक आपका टेंजेंशियल फोर्स है। क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है जो बिटवीन द मेंबर लगेगा। आप दो मेंबर्स के बीच में यदि फोर्सेस को ऐड करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उनके बीच में जो यहां पे स्ट्रेस डेवलप होती है उसी को हम टेंजेंशियल फोर्स के नाम से जानते हैं। मोनोलिथिक में क्या होता है बबलू जी? दो चीजें हैं, देखो क्या है, सेक्शन मेरे पास सिंपली यहाँ पे टी बीम की फॉर्म में कनेक्ट है और आइसोलेटेड टी बीम है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आइसोलेट कंडीशन हो गई। लेकिन दूसरा होता है मेरे पास कि यदि आपके पास जो टी बीम है वो दूसरी बीम से कनेक्ट है, दूसरी बीम से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आपका इंटरकनेक्टेड बीम है, तो उसको हम मोनोलिथिक बोलते हैं कि वो एक आपका आइसोलेट बीम नहीं है, वो कई सारी बीम के कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मोनोलिथिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे, जब मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर की बात करता हूं तो मेंबर के अंदर डिफरेंट टाइप के शियर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के जो शियर है वो एग्जर्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल शियर के बारे में। फ्लेक्सुरल शियर का मतलब क्या होता है कि आपके शियर की वजह से मेंबर के अंदर बैंडिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको हम वन वे शियर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मेरे पास पंचिंग शियर, जिसको हम टू वे शियर के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, जो शियर यहां पे आपका लग रहा होगा वो दो डायरेक्शन में लग रहा होगा, टू स्पैनिंग में आपके शियर को हम डिस्क्राइब करेंगे। और यदि मैं एक डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर रहा हूं तो उसको हम वन वे शियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में आपके डिफरेंट टाइप के शियर लगते हैं। जैसे एक फुटिंग है, फुटिंग है स्लैब कैरिंग अ कंसंट्रेटेड कॉलम लोड। यदि आपकी फुटिंग पे आपके कॉलम का कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है तो उसके अंदर ये दोनों शेयर हो सकती हैं, वन वे शेयर भी हो सकती हैं, टू वे शेयर भी हो सकती हैं। ठीक है, वन वे शेयर, वन वे शेयर एंड टू वे शेयर दोनों हो सकती हैं, दोनों यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा क्या होता है? टॉर्जन शेयर। जब आपके मेंबर के अंदर टॉर्जन हो रहा हो, मतलब देखो दो चीजें होती हैं, यदि मेरे पास एक पी लोड लग रहा है ये वाला, और मेरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है, तो ये p लोड इस x डिस्टेंस पे एक कपल को प्रोड्यूस करेगा, और वो कपल कितना होगा? वो कपल p इंटू एक्स का होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम टॉर्जन नहीं बोलेंगे, ये आपकी आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग हो गई। ये प्लेन था लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं आउट ऑफ द प्लेन बैंडिंग, आउट ऑफ द प्लेन बैंडिंग, आउट ऑफ द प्लेन। तो यहां पे आपके हमेशा बैंडिंग होती है, बैंडिंग होगी। लेकिन कल को मेरे पास एक शाफ्ट था और उस पे आपने एक ऐसा टॉर्क लगाया, तो उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये मेंबर आपका ऐसा 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 टॉर्जन करना स्टार्ट करेगा। तो क्या हुआ, इस सेक्शन के केस में हम कभी नहीं बोलेंगे कि आउट ऑफ द प्लेन बैंडिंग हुई है। यहां पे क्या होगा, यहां पे इन प्लेन बैंडिंग होगी, यहां पे आपकी इन प्लेन बैंडिंग होगी। मतलब इसी प्लेन के अबाउट ये टॉर्जन क्रिएट करता है, और इन प्लेन बैंडिंग को ही हम टॉर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कल को अभी अभय ने बोल ही दिया सर कर्व्ड सेक्शन के बारे में ही देख लीजिए। यदि मेरे पास एक कर्व्ड सेक्शन होता, ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा होता, मान लो ये आपका ऐसा होता कर्व्ड सेक्शन, तो इस कर्व्ड सेक्शन में यदि आपने पी लोड लगाया, तो इस पी लोड की वजह से यदि ये डिस्टेंस एक्स है तो यहां पे बैंडिंग भी होगी, और जब मेंबर घूम रहा होगा तो टॉर्जन भी क्रिएट कर रहा होगा, तो यहां पे क्या होगा, टॉर्जन भी होगा और साथ में शीयर भी लगेगा। तो कर्व्ड सेक्शन के अंदर ये तीनों काम करते हैं, कर्व्ड सेक्शन के अंदर ये तीनों काम करते हैं, चाहे आपका शीयर हो, चाहे आपकी बैंडिंग हो, चाहे वो हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, आपने देखा हो तो, यदि आप एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पे काम करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि हम किस पे काम करते हैं। दूसरा बोलता है शीयर फेलियर इज नॉट इमीडिएट। जब भी आपके सेक्शन के अंदर पार्टिकल टू मतलब दो स्ट्रक्चर के बीच में
एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, वो कभी भी इमीडिएट नहीं होगा। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आपके टाइम डिपेंडेंट होता है कि शियर फोर्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, बैंडिंग मोमेंट आपका कम है या फिर कैसा फेलियर हो रहा है, उसकी वजह से ये शियर की वैल्यू होती है। लेकिन इसकी वजह से यदि आपके मेंबर के अंदर शियर फेलियर हो रहा है, शियर में आपकी मेंबर फेल कर रही है, क्रैक बना रही है, तो उससे आपकी फ्लेक्सुअर जो स्ट्रेंथ है, जो बैंडिंग को झेल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुअर स्ट्रेंथ, उसको डिक्रीज करेगा यदि ये बढ़ेगा तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमें हमेशा लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स और शियर के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि शियर है कितना, पहले तो किस किस की वजह से आ रहा है, एंड हाउ टू टैकल दिस, हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, हम स्टीरअप्स को प्रोवाइड करते हैं। उन स्टीरअप्स का मेन काम क्या होता है, जो क्रैक आपके शियर की वजह से बनेंगे उनको हमें रोक देना है कैसे भी करके, तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जहां पे देखेंगे, यहीं पे आप ये चीज देखेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्या है ना कि इसमें नॉट नहीं है, अभी ये फ्लैट पैनल चेंज होगा तो इसमें नॉट नहीं है, तो इसलिए मुझे इस पे पढ़ाना पड़ रहा है ये। चलिए दिख तो आपको सब कुछ रहा होगा ना, एवरीथिंग इज क्लियर। यहां पे ध्यान से देखो, डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर होते हैं। सबसे पहला आपका होता है डायगोनल टेंशन फेलियर। डायगोनल टेंशन का क्या मतलब क्या होता है, लार्जर शियर फोर्स नियर नियर द सपोर्ट, नियर द सपोर्ट, यहां लिखो नियर द सपोर्ट। और दूसरा जीरो बैंडिंग मोमेंट, जब आपका जीरो बैंडिंग मोमेंट हो रहा है और ज्यादा शियर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती और ये आपका रूलर सपोर्ट होता और आपने इस पे एक पी लोड लगाया L/2 डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस पे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आपका P/2 हो जाएगा और ये भी आपका P/2 हो जाएगा। तो यदि आप इसके शियर फोर्स पे काम करेंगे ना, तो शियर फोर्स यदि आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या ये डायग्राम ऐसा 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 बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप एक बात देखो, मैक्सिमम जो शियर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो यहां पे हो रहा है, P/2 पे आपका मैक्सिमम शियर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो आपके सपोर्ट पे है। तो जब सपोर्ट पे ज्यादा शियर फोर्स एक्सर्ट हो जाता है तो आपके मेंबर में इस टाइप के क्रैक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम डायगोनल टेंशन फेलियर के नाम से जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे सर सपोर्ट तो यहां पे रखा है, आप बोल रहे हो क्रैक यहां से निकल रहे हैं, ऐसा कहां हो रहा है सर। तो ध्यान रखना, ये बेटा ये जो मैंने यहां पे बनाया ना, ये डी डिस्टेंस से दूर बनाया क्रैक। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के बीच में ना कन्फाइनमेंट होता है, तो ये सपोर्ट से कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट से पास होंगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि यहां पे कन्फाइनमेंट मिल रहा है, आपका मेंबर नीचे सपोर्ट आपका मेंबर तो ऊपर सपोर्ट नीचे, तो एक दूसरे को कन्फाइनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा कंप्रेशन रहेगा और कभी भी मेंबर के अंदर क्रैक नहीं बन पाएंगे, ठीक है, टेंशन क्रैक तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे ही शियर फोर्स ज्यादा होगा तो आपके डी डिस्टेंस पे इस मेंबर के अंदर ऐसे 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 क्रैक बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ड्यू टू द कन्फाइनमेंट, ड्यू टू कन्फाइनमेंट एट सपोर्ट लेवल, एट सपोर्ट लेवल पे जो कन्फाइनमेंट है उसकी वजह से ये आपके क्रैक बन जाते हैं, ठीक है ब्रो। बात समझ सभी को क्लियर, समझ में आ रही है नहीं आ रही। अरे कुछ कल की क्लास का कुछ फायदा हुआ आपको, आरसीसी क्वेश्चन लग रहे हैं तुम्हारे से, करे हैं घर जाके क्वेश्चन, करे तो होंगे यार, घर में ही है सर, घर जाके क्या लग जा रहे हैं क्वेश्चन, हो जा रहा है तसल्ली कि हाँ चलो जो पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मजा आ रहा है, हम कर रहे हैं। चलो एक दो बच्चा बोल रहा है और कह रहा है हम करते ही नहीं है सर। अरे कहाँ है सर, हम अब जब पूरा कर लेंगे जब ही करेंगे, मैक्सिमम हो जा रहे होंगे। डी मेरे पास क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ। डी इज नॉट अ कि ये डेप्थ हो गई, इट इज इफेक्टिव डेप्थ ब्रो, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सबसे लग जा रहे हैं, और कोई भी आपके डाउट है ना, वो आपका ग्रुप तो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे भेज दिया करो, ठीक है। भाई वो ग्रुप इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ क्लास के स्टार्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसलिए नहीं बनाया गया है ग्रुप, उसमें क्वेश्चन भेजा करिए जो आपसे हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे नॉर्मली एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपके हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे बनाता है।
45 डिग्री के एंगल पे ये आपका बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल फेलियर के बारे में। फ्लेक्सुरल मतलब क्या होता है? बैंडिंग होती है। फ्लेक्सुरल मतलब बैंडिंग से बात हम करते हैं। तो फ्लेक्सुरल फेलियर अंडर द लार्ज बेंडिंग मोमेंट एट 9 डिग्री एंड लेस शियर फोर्स। यदि आपका मेंबर ये है और इस पे ये आपके सपोर्ट लगे हुए हैं और इस मेंबर पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आपके सेंटर पे होता है, तो सेंटर में क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग होगी, तो यहां पे ऐसे क्रैक बनेंगे ना। तो ये जो क्रैक बनते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सुरल फेलियर बोलते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली ये आपके शियर की वजह से हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग दुर्गा शंकर जी। तो क्या होगा? फ्लेक्सुरल फेलियर हम बात करेंगे अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एट 90 डिग्री एंड लेस शियर फोर्स। यहां पे क्या होगा? यहां पे शियर फोर्स मैक्स जीरो, मतलब बहुत ही मिनिमम होता है, मिनिमम और जीरो हो सकता है, मिनिमम और जीरो हो सकता है, जबकि मैक्सिमम शियर फोर्स आपका यहां पे और यहां पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताओ यदि आपका बेंडिंग मोमेंट 90 डिग्री पे, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, शियर फोर्स कम है, तो बताओ किस टाइप का फेलियर होगा। ये बोलेगा आपसे कि ऐसा कौन सा फेलियर है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे बनाता है, तो आप बोलोगे दैट इज योर डायगोनल टेंशन फेलियर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, देखे जाए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्लेक्सुरल क्रैक के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, और किसी को करनी है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्लास में लेट आने के बाद गुड मॉर्निंग भी करते हैं बच्चे। तो एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ, जब आपके जो क्रैक है ना, जब आपके जो क्रैक हैं वो कहां पे स्टार्ट हुए? जब आपके क्रैक यहां से स्टार्ट होंगे, जहां पे टेंशन होगा वहीं पे तो क्रैक होगा। ठीक है, क्या होगा? जहां पे आपका टेंशन, क्योंकि कंक्रीट है, कंप्रेशन में तो फेल करेगा नहीं, टेंशन में फेल करेगा, तो क्रैक बनना यहां से स्टार्ट होगा। तो यदि आपके मेंबर की न्यूट्रल एक्सिस यहां पे लाई कर रही है, तो क्रैक ज्यादा यहां पे होंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां पे आपके क्रैक कम होंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि टेंशन में ही बन रहे हैं, ये टेंशन फेलियर हो रहा है यहां पे ब्रो। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है, आसान है ये तो। संदीप महेश्वरी हैशटैग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक अकर्स इन द कॉम्बिनेशन विद द डायगोनल टेंशन क्रैक ड्यू टू द इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो क्या बोल रही है, जो फ्लेक्सुरल क्रैक आपके अकर होते हैं वो आपके डायगोनल टेंशन क्रैक की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगी, जो शियर स्ट्रेस है वो आपकी बढ़ जाती है। दूसरा हम बात करेंगे डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। देखो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की बात करूंगा तो आप सोम तो पढ़ के आए हैं, तो जब हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस का जो ऑक्सिलरी स्ट्रेस की रिलेशनशिप है वो या तो ऐसी होगी, ऐसी होगी, मतलब कुछ तो आपके सपोर्ट के पास जा रहे हैं, मेंबर के पास जा रहे हैं, कुछ मेंबर से दूर जा रहे हैं, ऐसी तो बनेगी। यदि मैं यहां पे एक स्ट्रेस को प्रोड्यूस करूं, तो क्या इस स्ट्रेस के अंदर यहां पे तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, और यहां पे कंप्रेशन क्रिएट होगा, यहां पे आपका ऐसा कंप्रेशन क्रिएट होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर तब होता है जब आपका बहुत ज्यादा शियर फोर्स हो जाए और आपकी जो कंक्रीट है ना वो क्रशी हो जाए, क्रशिंग में फेल हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंप्रेशन आपने लगा दिया और मेंबर ऐसे इस टेंशन की वजह से आपका मेंबर यहां पे क्रैक बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। आपको पता है कि कंक्रीट कभी कंप्रेशन में फेल नहीं करती है, लेकिन यदि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो जाते हैं, वो डायगोनल कंप्रेशन क्यों हो रहे हैं? इस टेंशन की वजह से ही हो रहे हैं, लेकिन मेंबर कंक्रीट फेल कर गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं। इसको चेक करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं टोसी मैक्स का काम करता हूं। टोसी मैक्स मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे काम करते हैं, क्रिटिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे काम किया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे यहां पे काम किया जाएगा। सर विच फेलियर इज मोर डोमिनेंट? सबसे ज्यादा डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल टेंशन जो फेलियर है ना सबसे ज्यादा वो होता है, या बैंडिंग हो सकता है, ये बहुत कम होता है। टोसी मैक्स काफी कम होता है। ठीक है, टोसी मैक्स के लिए तो हम इलिस्ट्रेशन करेंगे, जब भी आप चेक करोगे ना टाउ वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आगे भी, तो वो काफी कम, वो तो आपका रहेगा ही, शेयर स्ट्रेस बढ़ रही है, लेकिन टोसी मैक्स की वजह से बहुत कम फेलियर होते हैं।
ठीक है, अरबाज। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में कंक्रीट कंप्रेशन में ही फेल कर जाती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टॉसिमैक्स पे काम करते हैं। इस टॉसिमैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है 0.63 रूट एफ सी के। टॉसिमैक्स की वैल्यू आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, जो आपकी 0.63 रूट एफ सी के बराबर होगा। क्या ये 0.63 होता है या 0.67 होता है या 0.7 रूट एफ सी के भी होता है? बताओ कौन सा सही है, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। एक होता है 0.63, एक होता है 0.67, एक होता है 0.7 रूट एफ सी के। कौन कौन सी वैल्यू कहां कहां पे यूज करते हैं सब बताएंगे, सभी के सभी। चुप नहीं बैठेंगे यार, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। 0.63 रूट एफ सी के पे काम किया जा रहा है, ठीक है, इस पे काम करते हैं। फिर ये कहाँ यूज करते हैं? ये बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो एफ सी आर कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब हम भी हमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है ना, ये हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे शियर की वजह से चेक कर रहे हैं, नॉट अ बैंडिंग, ठीक है। हो सकता है कि शियर की वजह से ही बैंडिंग हो रही है, लेकिन जब भी फ्लेक्सुरल की बात आएगी तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ शियर रेजिस्टेंस। शियर रेजिस्टेंस की मैकेनिज्म क्या है उस पर एक बार थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, यदि मेरे पास ये मेंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेंबर आपको दिख रहा होगा, यहां पे ऐसा होता है। अब क्या होगा, यदि इस मेंबर को आप खोल के देखेंगे तो इसमें एक डावल बार जो आपने डाली हुई स्टील सेक्शन के लिए, और ये आपका अनक्रैक सेक्शन है, और जो आपने एग्रीगेट यूज किए होंगे उनकी इंटरलॉकिंग भी होगी। तो बेसिकली जो टोटल शियर रेजिस्ट करेगी आपकी कंक्रीट, भाई आप कौन रेजिस्ट करेगा? कंक्रीट, और साथ में जो स्टील है वो आपके शियर को रेजिस्ट करेगा। जब आपने ऊपर से कोई, देखो यहां पे वी फोर्स लग रहा है, ये शियर फोर्स लग रहा है ना सपोर्ट पे, इसको कौन रेजिस्ट करेगा? उसको ये चार लोग रेजिस्ट करते हैं, वी सी जेड, वी एस, वी ए वाई और वी डी। जो ये वी सी जेड है ना, ये क्या है मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रेस ऑफ अनक्रैक सेक्शन। अनक्रैक सेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी, या स्ट्रेंथ बोलो, नॉट स्ट्रेस बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ, अरे यार, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ अनक्रैक्ड सेक्शन। अनक्रैक्ड सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे पास क्या है, ये वीसी जेड है। दूसरा हम बात करेंगे वीएस के बारे में, तो ये जो वीएस है वो क्या है मेरे पास, ये आपकी शीयर स्ट्रेस की वजह से, शीयर शीयर स्ट्रेंथ है ये आपकी, ठीक है। दूसरा वी ए वाई की हम बात करेंगे, तो ये वो शीयर स्ट्रेंथ है जो एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग की वजह से होगी। तो वी ए वाई मेरे पास क्या है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग की वजह से है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग की वजह से हम यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं। और जो ये वीडी है, ये आपके डावेल बार जो आपने प्रोवाइड की गई होगी उसकी वजह से स्ट्रेस को डेवलप करेगा। एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, यहां से पूछेगा आपसे कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसको आपका मेंबर रजिस्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा कौन रजिस्ट करता है? तो जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा आपके कॉन्क्रीट के अंदर वो सबसे ज्यादा रजिस्ट करेगा। तो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग जो यहां पे होगी वो सबसे ज्यादा इस शियर फोर्स को रजिस्ट करेगा। सबसे पहले ये सबसे ज्यादा रजिस्ट करता है, उसके बाद आपका अनक्रैक सेक्शन और डाउल एक्शन आपके इक्वल क्वांटिटी में रजिस्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इन सभी की वजह से आपका शियर रजिस्ट किया जाता है, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं, या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर? अब देखिए जरा ध्यान से, अब क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा आपके मेंबर के अंदर। हाँ सर समझ पा रहे हैं, समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। दूसरा हम बात करेंगे, यदि मैं यहां पे ना ये चेक करता हूं कि आपका जो आरसीसी सेक्शन है ना वो कैसा शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक्चुअली जब हम यहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। कैसा होता है? ये आपका पैराबोलिक होता है आपके न्यूट्रल एक्सिस तक, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है जहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए वहां तक,
उसके नीचे की शियर स्ट्रेस को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया होगा ना, वहीं तक वैल्यू पे हम काम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस एट द इलास्टिक स्टेज। इलास्टिक स्टेज पे यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इलास्टिक कर्व बना रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस का डेवलपमेंट ऐसे होता है और यही आपका डायग्राम बनता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, कैलकुलेशंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को यूनिफॉर्म मान लेते हैं कि आपकी जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी वो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह सेम हो रही होगी, और उसी को हम बोल देते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इसी को हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे बोलेगा आपसे कि बताओ एक्चुअल शियर स्ट्रेस का कर्व क्या होता है आरसीसी रेनफोर्समेंट में, तो आप बोलोगे इट इज पैराबोलिक अप टू द न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद ये आपका स्ट्रेट हो जाता है जहां पे आपने रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया। पूछे आपसे कि बताओ नॉमिनल शियर स्ट्रेस, साफ साफ बोलेगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस का डायग्राम क्या होगा, तो नॉमिनल लिखा होगा वहां पे, तो क्या बोलेंगे, इट इज हमेशा ये सेम ही रहने वाला है और हम इसी पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने देखे भी होंगे कि बने हुए होते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि जब मैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू को यूनिफॉर्म मान रहा हूं, तो पहले बताओ कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉमिनल। नॉमिनल मतलब होता है झूठी, नॉट झूठी, दिस इज झूठा। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्चुअल नहीं है, ये आपका एक्चुअल नहीं है, ये झूठा है या झूठी है, चल झूठी। ठीक है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब हम इसी की कैलकुलेशन करेंगे। अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, वो इसी की करेंगे। हमने क्या किया, हमने ना यहां पे, हाँ नॉमिनल पे स्टेट होगा, कैलकुलेशन आसान करके। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, जो मेरे पास टॉ वी की वैल्यू है वो आपका वी यू बाई बी डी होता है। यहां पे टॉ वी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वी यू बाई बी डी होगी। अब आप पूछोगे सर ये टॉ वी क्या है, वी यू बाई बी डी क्या है, जल्दी देखो ये क्या है मेरे पास, टॉ वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम डिस्क्राइब करते हैं, और यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास टॉ वी होता है। वी यू मेरे पास क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेस है। बी आपकी विड्थ है, और डी मेरे पास क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ है, तो मतलब क्या है कि यदि मैंने एक बार आपके मेंबर का डिजाइन शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, और हो सकता है कि वही आपका मैक्सिमम शियर फोर्स हो। ठीक है, मुस्कुराऊं ना मैं, ठीक है, मेरी हंसी अच्छी है यार, नहीं अच्छी है, लाइट थोड़ी अच्छी नहीं है, आ रही है, नहीं तो मैं और मुस्कुराता फिर। पढ़ लो अब निकम्मो। चलो, तो क्या है मेरे पास ये में आप ध्यान रखेंगे कि जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आपके पास ये होगी। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ मेरे पास ये होगी। ओके, तो क्या होगा, हम पे यहाँ पे बात करते हैं, तो वी यू इक्वल्स टू डिजाइन शियर फोर्स पे हम काम कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका होगा वो डिजाइन फोर्स होगा, उसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मल्टीप्लाई की होगी, तभी ये कैलकुलेशन में आया होगा, ये आपका ध्यान रखना। दूसरा हम बात करेंगे, यदि आपके टावी की वैल्यू आपके टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाती है, मतलब जो ऊपर से आपके मेंबर में लोड लगा था उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुई थी, उसकी वैल्यू आपके टॉसी मैक्स, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जो डेवलप कर सकता है आपका मेंबर, उससे ज्यादा हो गई, तो फिर हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीडिजाइन करो। रीडिजाइन करो, और जब तक करो जब तक आपका टॉसी मैक्स बड़ा ना हो जाए आपके टॉवी से। ठीक है, तो हमेशा इसको रीडिजाइन किया जाता है, क्योंकि देखो क्या है, टॉसी मैक्स कम रह गया तो आपका मेंबर क्या हो जाएगा, डायगोनल कंप्रेशन में पहले ही फेल कर जाएगा, उस शियर को झेल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि आप टॉवी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू टॉसी मैक्स। तो बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पे डिपेंड करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये क्या होता है, ये आपका टॉसी मैक्स आपके सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। जबकि एक होता है टाउसी, टाउसी मेरे पास क्या है, ये तो क्या है, मैक्सिमम क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है। एक होता है टाउसी जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसको हम झेल सकते हैं। वो क्या होता है, वो आपके स्टील के रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करेगा,
और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है इसका, बीटा बीटा यूज करके हम यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। टॉ सी की वैल्यू की आपको एक टेबल दे रखी होगी आपके आईएएस कोड में, मैं भी लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो टॉ सी की वैल्यू है वो दोनों पे डिपेंड करता है, स्टीरियो डिपेंड करेगा और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग ये टॉपिक, अरे यार क्लास नंबर 3 चल रही है तो उससे पहले कुछ पढ़ाया ही होगा ऑब्वियसली, नहीं? कोई नहीं, चलो, कोई जिन्होंने नहीं पढ़ी है एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये टॉस ही हो गया मेरे पास। अब बात करेंगे, ये जो मैंने यहां पे कैलकुलेशन की ना कि टॉ इक्वल्स टू वी यू बाई बी डी है, वो मैंने तब की जब मेरा मेंबर के अंदर स्ट्रेस ऐसा है, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होगा, जो मैंने ये एरिया लिखा बी इंटू डी, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिखा, ठीक है, फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने यहां पे कैलकुलेशन की, ठीक है। अब कल को आपके पास जो सेक्शन है वो वायरिंग हो जाए, वायरिंग सेक्शन हो जाए आपके पास, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब लिख के लाओ जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा, कल कई बार चेक किया तो मैम ने बोला आज क्लास नहीं होगी इसलिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से कि यदि बीम का वेरिंग डेप्थ हो रही है, मतलब अब यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके मेंबर के अंदर, आप इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं ट्रीट कर सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले पे काम करते हैं। वो क्या होता है, वो आपका होता है टावी, टॉ वी इक्वल्स टू वी यू प्लस माइनस के एम यू इंटू टेन बीटा। ये जो बीटा है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय बी इंटू डी पे काम करते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम एमयू है वो आपके बैंडिंग मोमेंट होता है आपके सेक्शन पे, सेक्शन पे जो आपका डिजाइन बैंडिंग मोमेंट होगा हम उस पे काम करेंगे। और अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इस बात का इंडिकेट करता है कि जब भी नेगेटिव साइन होगा तो बैंडिंग मोमेंट आपका बढ़ रहा है जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ रही है। जैसे आप देख भी रहे होंगे यहां पे आप यदि बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे देख रहे होंगे कि बैंडिंग मोमेंट बढ़ने के साथ साथ आपकी जो डेप्थ है वो घटती जा रही है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि आपका बैंडिंग मोमेंट भी बढ़ रहा है और आपके मेंबर की डेप्थ भी बढ़ रही है, तो फिर हम इसके नेगेटिव साइन पे काम करते हैं, ठीक है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि टॉ वी की वैल्यू यदि टॉ सी मैक्स से ज्यादा होगी तो हम इसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और चीजें सेम है कि टॉ वी निकालो टॉ सी मैक्स निकालो, टॉ सी मैक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, वो सब सेम है, बस काम ये करना है कि टॉ वी की वैल्यू आपके सिर्फ शेयर फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, जब सेक्शन आपका वायरिंग करता है वो आपके डिजाइन बैंडिंग मोमेंट पे भी डिपेंड करेगा और आपके एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है, ठीक है। क्लियर से मैं, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन फॉर शियर। यदि मैं डिजाइन फॉर शियर की बात करूं तो हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, पहले आपको पता भी तो होना चाहिए डिजाइन हम कर किसके लिए रहे हैं। तो दो चीज आप समझो, एक मेरे पास क्या है, टावी है, टावी इक्वल्स टू वी यू बाय बी इंटू डी। तो यदि मैं यहां से वी यू कैलकुलेट करूं तो ये टावी इंटू बी डी है, ये वो शियर स्ट्रेस है जो आपका शियर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, शियर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। और आपके मेंबर की अपनी भी तो स्ट्रेंथ होगी जो ऊपर से आने वाले शेयर को रोक रहा होगा, तो यदि वो है तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाउ सी इंटू बी डी है वो आपके मेंबर की अपनी शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि डिजाइन शेयर फोर्स हम किसके लिए कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जो डिजाइन शेयर फोर्स हम वीयूएस कर रहे हैं वो टावी माइनस के टाउ सी इंटू बी इंटू डी पे कर रहे हैं, क्योंकि टावी इंटू बी डी तो आपके टोटल शेयर फोर्स की वजह से इतनी स्ट्रेस डेवलप हुई, इतना फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। और टॉसी इंटू बीडी आपके मेंबर की क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस है जो ऊपर से आने वाले लोड को रजिस्ट करेगा आपका मेंबर, मैं बता चुका हूं पहले, इंटरलॉकिंग की वजह से कर रहा है, अनक्रैक की वजह से कर रहा है, तो ये वो है, ठीक है। तो जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे वो ये है, भाई इतना मैक्सिमम है, इतने को रजिस्ट कर दिया, तो जो बचा होगा इस पे हम काम करेंगे, ठीक है ब्रो। तो हमेशा जब भी डिजाइन किया जाता है आपके इन सेक्शन के लिए, शेयर के लिए, तो हम इन पे डिजाइन करते हैं,
ठीक है, इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, याद रखेंगे। क्या बनेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा आपका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन चुका है, और एक बार ये डायरेक्टली पूछ ही गई लिया है आपसे। गेट में पूछा था एक बार क्वेश्चन कि हम जो डिजाइन करते हैं ना वो किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए डिजाइन करते हैं, टाउ माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई? अब क्या होता है कि इस शेयर को रजिस्ट करने के लिए आपने जो डावल बार को यूज किया, सिर्फ वो तो रजिस्ट नहीं कर पाएगी, हमें कुछ और भी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टीरअप्स को यूज करते हैं टू बैलेंस आउट एंड टू काउंटरैक्ट दिस शेयर फोर्स। हाँ जी, इस बार मैं गेट भी पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। पहले आप एसएससी जे का प्री निकालो आराम से, गेट का पेपर हम निकलवा देंगे आराम से। मैं 2 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ढंग से, ठीक है? बट अभी इस पे काम करो। मैं दोबारा समझाता हूँ, समझेंगे ध्यान से। अबे यार, हम्म, बहुत ही पढ़ा दिए हम तो, हाँ, एक क्लास के अंदर ही। चलो, सब लिखा हुआ है, बच गए यार। देखिए, ठीक है, बताता हूँ अभी क्रैक डन क्रैक क्या होते हैं। पहले ये देखिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन मेरे पास था। आपने क्या किया, आपने बोला कि आपके मेंबर के अंदर ना एक टावी है। ध्यान से देखिए, एक टावी है जो आपके वी यू बाई बी इंटू डी पे डिपेंड करेगा। ये जो वी यू है आपका शेयर फोर्स है, दिस योर शेयर फोर्स, और ये आपकी शेयर स्ट्रेस है जो आपके मेंबर के ऊपर पड़ रही होगी। ठीक है अभिषेक? अब आपके मेंबर में जब हमने चेक किया कि जब ऊपर से कोई लोड लग रहा होगा, उसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी, उसको कौन रोकेगा? आपका मेंबर ही तो रोकेगा, कंक्रीट तो रोकेगा। हो सकता है वो अनक्रैक रोक रहा हो, डाबल एक्शन रोक रहा हो, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग रोक रही हो, शेयर रोक रहा हो। तो अब जब उन सबको रोकेगा, तो जो मैं ये टॉसी मैं लिखता हूं टॉसी, क्या वो आपका वीसी अपॉन बी इंटू डी पे डिपेंड नहीं करेगा? ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ये बताइए मुझे जल्दी से। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, या वी यू ही कर लो, वी यू, ठीक है, या वी सी ही कर लो, वी सी ही कर लो, वी सी बाई बी इंटू डी होगा। तो एक बात बताओ मुझे कि जो आपके पास टाउ सी बी इंटू डी है, और जो आपका क्रिटिकल शेयर फोर्स है वो इतने मेंबर को रजिस्ट कर रहा है, और हो सकता है कि आपका जो शेयर फोर्स है वो इससे ज्यादा आ रहा हो। यदि इसके बराबर आ रहा होगा तो जीरो हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन यदि ये शेयर फोर्स इस क्रिटिकल सेक्शन से जितना रजिस्ट कर सकता है उससे ज्यादा आ रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। वो क्या हो जाएगी? वो आपकी टाउ वी तो थी, और टाउ सी आपके पास क्या है जो आपका मेंबर रजिस्ट कर रहा होगा, इंटू बी इंटू डी, इंटू बी इंटू डी। तो इतने मेंबर के लिए ही हम डिजाइन करते हैं, इतनी वैल्यू के लिए हम डिजाइन करते हैं कि जितना आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स मेंबर के ऊपर पड़ रहा है, जितना वो रोक रहा है, वो टाउ सी इंटू बी डी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एक्स्ट्रा शेयर फोर्स होगा, वो एक्स्ट्रा शेयर फोर्स होगा जिसके लिए हमें डिजाइन करना है, आपके मेंबर को सेव करना है। ठीक है, वो यहां पे लिखा हुआ है। क्रैक्ड और अनक्रैक्ड का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि यदि मैं अपने मेंबर के अंदर ना, यदि मैं अपने मेंबर के अंदर जो क्रैक है ना, आपको पता है जब भी ऊपर से लोड लगेगा तो टेंशन में क्रैक बनेंगे। यदि मैं उन क्रैक को परमिसिबल कर रहा हूं तो हम बोल देते हैं क्रैक सेक्शन है। क्रैक सेक्शन का फायदा ये होता है कि यदि आपके मेंबर में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई तो कंक्रीट जल्दी से उस स्ट्रेस को आपकी स्टील पे पहुंचा देती है। तो ये जो क्रैक बनते हैं ना, इनसे डरो मत। क्यों भाई? सिंपल बात समझाता हूं, देखो ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाएंगे। ये मेरे पास पी लोड लग रहा है, आपने इस पे बैंडिंग हुई तो ये आपका ऐसा हो गया। अब जब बैंडिंग होगी तो यहां पे क्रैक बनेंगे ना। अब आप सोचेंगे सर क्रैक तो बन गए। इन क्रैक का मेन मतलब ये होता है कि यदि ये जो क्रैक है ये परमिसिबल लिमिट में है, जिसको हम बोलते हैं 0.3 mm का हो जाए, या 0.1 mm का हो जाए, 0.2 mm का हो जाए, तो 0.3 mm इज मोस्ट स्पेसिफिक कंडीशन। ये एक आसान भाषा में 0.3 mm तो होता ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मेन काम क्या होगा कि मेंबर के अंदर स्टील आपने ऐसे डाली होगी, तो आपको पता है कि जो आपकी कंक्रीट है ना, वो इस टेंशन को झेल तो पाएगी नहीं, इस बैंडिंग को झेल तो पाएगी नहीं, तो क्या कर देगी? वो क्रैक कर देगी। और वो क्रैक कहां तक होंगे?
वो क्रैक का मतलब मेन काम यही होगा कि उस पूरी स्ट्रेस को जो आपकी कंक्रीट के ऊपर पड़ रही थी वो आपकी स्टील में आ जाए, वो आपकी स्टील में प्रोड्यूस की जाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं कि आप क्या करिए, क्रैक सेक्शन पे काम करिए। इसलिए हम बोलते हैं क्रैक्ड सेक्शन पे काम करो आप। जबकि जो अनक्रैक्ड सेक्शन मतलब क्या होता है कि हम परमिसिबल ही नहीं करेंगे कि आपके मेंबर के अंदर कोई क्रैक बने, उससे पहले ही हम उसको रीडिजाइन कर देंगे। इसलिए अनक्रैक सेक्शन को हमेशा इकोनॉमिकल नहीं माना जाता, जबकि क्रैक सेक्शन को हम इकोनॉमिकल मानते हैं और वहां पे चेक कर देते हैं कि भाई परमिसिबल लिमिट इतनी होगी, हम 0.3 mm तक के क्रैक विड्थ को परमिसिबल मान सकते हैं, परमिसिबल मान सकते हैं। और इसके लिए हम आपके एफसीआर को भी कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, वो 0.7 रूट एफसीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसने पूछा था बात से भाई क्रैक मतलब क्या होता है, अनक्रैक मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। पूरा पढ़वा रहे हो मुझसे क्रैश कोर्स के अंदर भी, कतई। ये हो गया, चलिए नेक्स्ट। क्या हो गया इसमें यार, कहाँ गई पीडीएफ। एक मिनट का वेट कर लो यार, कुछ हो गया इसमें, पता नहीं आगे का खुल नहीं रहा आगे का। 115 पेज है, सिर्फ 56 पेज ही खोले हैं इसने। खुल जाए जल्दी यार, और बताओ। ठीक है, ये तो हो गया पूरा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सर सर्विंग आप पढ़ाइए। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, वैसे पेंट भी पढ़ा दिया आपको, स्टोन भी पढ़ा दिया है, आपने चेक ही नहीं किया होगा। ठीक है, पूरा मैंने पढ़ा दिया है आपके। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे एसएससी प्री वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ मैं कि मैंने पढ़ा दिए हैं। सर सर्विंग सर्विंग मुझसे पढ़ोगे, चलो ठीक है, देख लूंगा मैं, है ना, मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। सर भी अच्छे हैं यार, वैभव सर ने भी अच्छा पढ़ा रखा है, आप टेंशन मत लो, वो भी सेंट्रल वाटर कमीशन की जॉब छोड़ के एमएस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी सिलेक्टेड हैं, अभी निकले हैं, 2020 वाले में ही उनका नंबर आया है सेंट्रल वाटर कमीशन में। ठीक है, आप जाके चेक कर लो यार रिजल्ट, और क्या चाहिए तुम्हें, जो पेपर निकाल रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनको पता है कैसे एग्जाम को प्रेशर डील किया जाता है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बताओ कहीं मिलेगा तुम्हें चैनल पे किसी पे जो पहले सिलेक्टेड है वो आपको पढ़ा रहे हैं, एसएससी जेई का कोई नहीं पढ़ा रहा वहाँ पे ऐसा कि जो जिसने पहले एग्जाम निकाले हैं वही पढ़ा रहे हैं। एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ मैं, आईएएस में तो पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम जो हैं वो पहले सिलेक्टेड है, तो उनकी ऐसी ऐसी क्वालिटी भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप पढ़ लो एक बार, नहीं दिक्कत होगी तो हम बता देंगे फिर आपको। चलिए, बात करेंगे शियर इन्फोर्समेंट इन बीम। आपकी बीम के अंदर आपको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रैक को तो रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा उनके अंदर, क्या होगा उनके अंदर जो क्रैक है उसको रोकना पड़ेगा,
यदि मुझे क्रैक को रोकना पड़ेगा तो हमें डिफरेंट टाइप की स्टेप को यूज करना पड़ता है। या तो मैं वर्टिकल स्टीरअप्स को प्रोवाइड करूं, ठीक है, या फिर मैं आपकी इंक्लाइंड स्टीरअप को प्रोवाइड करूं, या फिर मैं आपकी बैंटअप स्टीरअप को प्रोवाइड करूं। तो कैसे होता है, मैं आपको सेक्शन दिखाता हूं। यदि मेरे पास ये सेक्शन है, ठीक है, और यहां पे आपके पास सपोर्ट है, इफ देयर इज अ सपोर्ट, अब यहां पे यदि आपके डी डिस्टेंस पे कोई क्रैक बन भी गए हैं, ठीक है, बन गए हैं ऐसे क्रैक, तो इनको रोकने के लिए मेरे पास मेन बार तो रहेगा ही, इसके साथ हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसा 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 क्या कर देंगे, ऐसा ऐसा स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर देंगे। ये जो हम स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर देते हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप्स इनको हम बोल देते हैं, इनके लिए हम इसको प्रोवाइड कर दें। इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे कि यदि मुझे आपके शीयर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 0.87 FY इंटू ASV इंटू D बाय SV। ये जो ASV है ये एरिया है ऑफ टोटल स्टीरअप्स। मान लो कि मैंने टू लेग्ड ऑफ 8 mm डाया यूज किया, तो उसके लिए एरिया कितना होगा ASV का, ASV का एरिया हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर, 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर के पास मेरे पास क्या होगा, 2 लेग्ड 8 mm के डाया पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि VUS मेरे पास कितना हो जाएगा, इस पे हम काम कर लेते हैं। और जो SV है वो आपकी स्पेसिंग है, कि ये जो आप यहाँ पे स्टीरअप को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कल को हम आपके पास क्या करते हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों भाई, क्यों करें इंक्लाइंड, भाई क्रैक जो है ना वो इंक्लाइंड वे में है, तो आप यदि स्टीरअप को प्रोवाइड करो तो इंक्लाइंड वे में प्रोवाइड करो ना, तो उससे क्या होगा, एक स्टीरअप से मैक्सिमम क्रैक रुक सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम जो क्रैक आपके रुक सकते हैं वो आपके इस इंक्लाइंड से रुक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप ज्यादा इंक्लाइंड मत कर देना। यदि आपने क्या किया, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से कम कर दी तो आपकी जो स्टीरअप्स हैं वो नीचे गिर जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको रोकने के लिए हम एक काम कर देते हैं कि एंगल की वैल्यू को यहां पे फिक्स कर देते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे ही काम करिए यदि आप वर्टिकल स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। यदि आप वर्टिकल स्टीरअप को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतने एंगल पे काम करिए। मेरे ऐप में टिम्बर के बाद शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार बात कर लूँगा टेक्निकल टीम से, आपका ही इश्यू लग रहा है मुझे और सबका तो शो हो रहा होगा, तो मैं चेक कर लूंगा। प्रीति जी आप एक काम करना बस कि ग्रुप में ना अपनी एक बार आईडी डाल देना, मतलब पर्सनल में डाल देना, मुझे ऐसा नहीं कि ग्रुप में डाल देना, पर्सनल में फोन नंबर और एक आईडी जिसपे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका पासवर्ड होगा वो डाल देना, मैं चेक करवा दूंगा एक बार। अभी पढ़ाई कर लो, है ना। दूसरा हम बात करते हैं आपके पास इंक्लाइंड स्टीरअप की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम फॉर्मुला यूज करते हैं 0.87 FY ASV sin अल्फा इंटू कोस अल्फा इंटू D बाई SV। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री से हमेशा कम ही 45 डिग्री से हमेशा ज्यादा रखी जाएगी, यदि आपने कम रखा तो यहाँ पे आपकी स्टीरअप नीचे स्लिप हो सकती है। स्पेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्पेसिंग होगी ना वो कभी भी आपकी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पेसिंग इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 300 mm और 0.75 D, मतलब जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है ना उसका 0.75 D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनमें से जो वैल्यू आपकी मिनिमम होगी उन पे हम काम करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यदि आप इंक्लाइंड स्टेप पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे स्पेसिंग की वैल्यू 300 mm और जो D है विद अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री उसमें से जो कम वैल्यू होगी हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल स्टेप पे कैसे काम किया जा रहा है और इंक्लाइंड स्टेप पे हम कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंटअप बार के बारे में। यदि मैं बेंटअप बार को प्रोवाइड कर रहा हूं तो बेंटअप बार में क्या होगा, बेंटअप बार को हम कभी भी ना प्रोवाइड ही नहीं करते, बहुत ही रेयर केस में, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है तो बेंटअप बार पे हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हम तब करते हैं क्योंकि तो क्या होगा, बेंटअप बार का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक्स्ट्रा बीम को लगाया या एक्स्ट्रा बार को लगाया। ये मेरी मेन बार है, इस मेन बार को ही हम क्या करते हैं कंप्रेशन में ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कंप्रेशन में। ये मेरे पास क्या है, मेन बार है, मेन बार है, और इसी को आपने क्या किया, बैंट कर दिया आपके कंप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड द बेंटअप बार। ये आपकी बेंटअप बार होती है, ठीक है ब्रो। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि बेंटअप बार को मेन आप यूज मत करिए क्योंकि यहां पे कोई भी टाई अप नहीं कर रहा है, टाई नहीं कर रहा है, शेयर को रेस्ट तो करेगा, लेकिन IS कोड बोलता है कि यदि आपने बेंटअप बार को यूज किया तो ये ओनली जितना आपका शेयर आ रहा होगा उसका 50% शेयर को ही रजिस्ट कर पाएगा, और बचे हुए 50 के लिए आपको दोबारा से या तो इंक्लाइंड
स्टिरअप लगाओ या फिर आप वर्टिकल स्टिरअप पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि बेंट अप बार इज नॉट वेरी यूजफुल। ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, लेकिन आपके पास यदि ऐसी सर्कमस्टांसेस आए कि आपको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेंट अप बार को तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये को साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फॉर्मूला है 0.87 FI ASV इंटू साइन अल्फा। फॉर्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूले पे। पहली बात तो ये। दूसरा, contribution towards the shear resistance shall not be taken then more than the half of shear resistance of the shear reinforcement। जितना आपका shear रेजिस्ट कर रहा होगा shear force को, उसका 50% रेजिस्ट कर पाएगा ये बेंट अप बार। और 50% के लिए, ठीक है, और बचे हुए, मैं लिखता हूं हिंदी में, लिखूंगा हिंदी में, बचे हुए 50% के लिए, बचे हुए 50% के लिए, क्या क्लास में कोई अंग्रेज भी है जिसको हिंदी नहीं आती? ठीक है, नहीं अंग्रेज तो नहीं होंगे, पर बाहर से कोई साउथ से बच्चा हो तो कैसे पढ़ रहा होगा यार वो, फिर तो पढ़ ही नहीं सकता। बचे हुए 50% के लिए या तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप को प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स को प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप इंक्लाइंड स्टीरअप को प्रोवाइड करिए, जो भी सुटेबल हो आपके लिए। ठीक है, बात समझ सभी को क्लियरली और ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी करेंगे थोड़ा सा ना। चलिए, अब बात करेंगे मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के बारे में, हांगकांग से। ठीक है, चलिए मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने चेक किया था कि मेन बार में भी आपको मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ऐसे ही क्या मैं शियर के लिए भी मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट की बात करूंगा। तो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हम इस फॉर्मूले पे यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, ASV अपॉन BSV इज नॉट गेटिंग इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY पे काम किया जाएगा। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। यहां पे सब टर्म आपके लिए क्लियर है। जैसे ASV मेरे पास क्या है, आपका टोटल एरिया स्टीरअप का, B मेरे पास विड्थ है, SV मेरे पास स्पेसिंग है, 0.84 0.87 FI पे हम काम करेंगे। यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मेंबर के अंदर कितनी स्पेसिंग है, और वो स्पेसिंग डिपेंड करेगा, आपके पास स्पेसिंग इज लेस देन इक्वल टू 0.87 FI ASV अपॉन 0.4B। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने जो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया वो क्यों किया। तो मिनिमम जो शियर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे कि आपकी जो कंक्रीट में सडन ब्रस्टिंग होगी उसको रोका जा सके, आपकी डक्टिलिटी को अनहेंस किया जा सके, आपके रेनफोर्समेंट के डॉवल एक्शन को रजिस्ट किया जा सके, मतलब बढ़ाया जा सके। ठीक है, और हमेशा हम यही चाहेंगे कि आपके मेंबर के अंदर जो टेंशन फेलियर हो रहा है उसको डक्टाइल फॉर्म में रखा जाए, श्रिंकेज को कम किया जाए, क्रैक को प्रिवेंट किया जाए। इसीलिए हम ये मिनिमम शियर स्टीरअप्स को प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी आप बताओ, जैसे मैंने मिनिमम पे काम किया, क्या हम ऐसे मैक्सिमम शियर इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? मैक्सिमम 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 शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलिए। सर ब्रस्टिंग क्या होता है? ब्रस्टिंग, ये मेरे पास बोतल है, मेरे पास ये बोतल है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा शेयर लग रहा है इस मेंबर के अंदर, तो ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये वाला पार्ट नीचे गया, क्योंकि जो शेयर एक्ट करता है वो ऐसे करता है, इधर से ऊपर करेगा, इधर से मेंबर, आपके मेंबर की वजह से, लोड की वजह से आपका मेंबर नीचे जा रहा है, शेयर ऊपर लग रहा है। भाई सिंपल बात समझो, यदि मेरे पास ये बोतल है और मैं चाह रहा हूं कि ना मैं इस पे कैसा लोड लगा रहा हूं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, नहीं जा रही ना, क्यों नहीं जा रही है ऊपर? ये क्योंकि ये शेयर एक्ट कर रहा है ना इस पे, ये रोक रहा है इसको, तो ये ऊपर जाने की बात कर रहा है पर इसको शेयर रोक रहा है। तो ये जब इसके अंदर शेयर का कोई फेलियर होगा तो ये मेंबर ऊपर चला जाएगा और यहां से ये मेंबर नीचे गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ब्रस्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं हो पानी भरा हुआ है इसके अंदर फूट के बाहर निकलेगा ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रस्टिंग। ठीक है ब्रो, ये बात आपको समझनी है। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे बताओ क्या मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट भी होता है क्या? जल्दी बोलो, दुर्गा शंकर क्लास के अंदर है, वो बताएगा, होशियार वाला क्लास का हमारी, बहुत उम्मीदें हैं उससे उससे मतलब प्रेशर मत लेना, पर उम्मीदें हैं, उम्मीदें सबसे हैं। मैक्सिमम कम नहीं करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे?
मिनिमम ही क्यों करते हैं? दिस इज माई बोतल, तो पानी दे जाओ फिर थोड़ा सा। नहीं करते क्यों भाई? क्यों नहीं करते? मेंबर भारी हो जाएगा। सही बात है। देखो, हमें क्या करना है, हमें क्रैक को रजिस्टर करना है। तो मिनिमम पे जब काम बन जाएगा तो मैं मैक्सिमम में क्यों अपने मेंबर को इकोनॉमिकल से अन इकोनॉमिकल बनाऊं? क्यों खराब करूं मैं मेंबर को? तो क्या करेंगे, और सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स भी हो सकता है, ज्यादा आपने शेयर रजिस्टर कर दिया तो। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि मेंबर के अंदर ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हम ये चेक करेंगे। और आपको पता है, कभी भी मेंबर के अंदर यदि आप शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो तो फेल करेगा नहीं। फेल कौन करेगा? कंक्रीट करेगा। तो कंक्रीट को बचाना है सिर्फ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्टील डाल दिया। फेलियर तो फिर भी ब्रिटल ही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन स्टेप। हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं एक बार देख लो, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा आपके। मेंस में भी काम आएगा कि हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं। जब भी हम आपके डिजाइन स्टेप पे काम करते हैं, सर कितना शेयर रजिस्ट कर सकता है बताया तो है मैंने आपको। टॉवी माइनस के टॉसी बी इंटू डी के शेयर को रजिस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, उससे ज्यादा हम शेयर रजिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है सर, सेक्शन को मैक्सिमम ज्यादा रजिस्ट करेगा इसलिए, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिजाइन स्टेप की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपके नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेंगे, वो आपका होगा वीयू बाय बीडी। ठीक है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब फिर आपको कॉन्क्रीट सेक्शन पे हम काम करेंगे। सर दोनों कंडीशन में मिनिमम ही क्यों करते हैं बताया तो है बेटा मैंने। बबलू जी वह बताओ मुझे, सबसे महंगी चीज क्या है जो चोरी हो सकती है? वो है स्टील। और आपने मेंबर को स्टील के अंदर यदि ज्यादा डाल दिया तो एक तो हो जाएगा अनइकोनॉमिकल। पैसा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा यूज हो जाएगा, फिर आप पे बचेगा क्या? दूसरा बेटा, यदि आपने ज्यादा ज्यादा इन्फोर्समेंट डाल दिया तो सेक्शन ओवर इन्फोर्स भी हो सकता है। क्योंकि भाई सिंपल बात समझो ना, हमें तो सिर्फ क्रैक को रोकना है। क्रैक तो किसकी में वैसे होंगे? फेलियर तो हमेशा सेक्शन आपकी कंक्रीट की वजह से ही होगा। स्टील के अंदर सिर्फ एल्डिंग होती है, तो एल्डिंग को ही देखिए ना बस, कि आपका जब मेंबर कंक्रीट में फेल हो रहा होगा उसको हम रोक तो सकते नहीं, बस उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं आपके स्टील को पहले एल्ड करा के। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। भाई सिंपल बात समझो कि मान लो बबलू मेरा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूं, हम दोनों की खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ाई होगी हम दोनों की। तो क्या हुआ, अब पापा आ गए पास में, तो मुझे पता है कि पिटाई मेरी होने वाली है क्योंकि मैं बड़ा हूं और मैं अपने भाई से लड़ रहा हूं, तो मैंने पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, कॉन्क्रीट की वजह से फेल होगा, स्टील पहले रोना स्टार्ट करता है कि यार मेरी तो इल्डिंग हो गई। तो क्या होता है, सबका ध्यान उस पर चला जाता है कि इल्डिंग हो रही है, तो क्या होगा, कॉन्क्रीट बाद में फेल करता है। ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो क्या होगा, डिजाइन स्टेप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके पास क्या करेंगे, टॉव इक्वल्स टू वी यू बाई बी डी पे काम कर लो। क्या करो, टॉव इक्वल्स टू वी यू बाई बी डी पे काम कर लो। यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात की जाएगी। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात की जाएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। पर हम चेक करेंगे जो ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस है ना, क्या ये आपके क्रिटिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज्यादा तो नहीं है? यदि ज्यादा है तो हम डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टॉवी की वैल्यू इज नॉट गेटिंग इक्वल टू टॉसी मैक्स करेंगे। ये हमको पता चल गया। दूसरा, फिर हम आपके मेंबर के टॉसी कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस है, एक होता है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जिसपे हमें डिजाइन करना है, वो ये क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है। वो आपके स्टील की स्टील एनफोर्समेंट पे और आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा। यदि आपके टॉवी की वैल्यू, आपके नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0.5 टॉसी से कम है तो आपको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका आईएस कोड बोलता है कि मिनिमम प्रोवाइड कर दो, लेकिन यदि इससे कम होगा तो नो रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। और यदि आपके टॉवी की वैल्यू 0.5 टॉसी से तो ज्यादा है लेकिन टॉसी से कम है तो आप मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसका फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ASV बाई BSV अपॉन 0.4 अपॉन 0.87 F5 पे काम कर लेंगे। वहां से क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट वहां से निकाल लेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर बात करते हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब भी आपके देखो, अबे अबे पटेल जी, जब भी हम आपके डिजाइन करते हैं शेयर के लिए
तो इस वैल्यू के लिए डिजाइन करते हैं, टॉ वी माइनस के टॉ सी की वैल्यू को ही डिजाइन करते हैं। अरे कर सकते हैं वो तो, मिनिमम हम्म ये मेरे पास ए एस वी बाई बी एस वी है 0.4 अपॉन 0.887 एफ आई है, इसमें बी और इंटू डी करो यहाँ पे, फॉर्मूला तो वही है ब्रो, एफ आई डी मेरे पास है तो 0.87 एफ आई तो होता है वो, इसको इंटू 100 कर दो, ठीक है, 0.4 को इंटू बी इंटू डी कर दो तो परसेंटेज इन्फोर्समेंट मेरा आ जाएगा। आदर्श वही फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इस वाले स्ट्रेस के लिए ही हम डिजाइन करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंटअप आर्गुमेंट के बारे में, बता चुका हूं कि 50% ही आपका रजिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द shear confined by the compression reaction at a distance d from the face of support, और जो d है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है, d आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है, यहां पे d इज योर इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। इसका थोड़ा डायग्राम बनाता हूं जिससे कि आपको जब पढ़ोगे तो याद रहे, अभी तो याद है फिर भूल जाओगे, वरना याद तो बहुत करना पड़ता है यार इसमें। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, ये आपको पता है कि यहां पे हमेशा कन्फाइनमेंट मिलेगा, नीचे से कन्फाइनमेंट मिल रहा है और ऊपर से मेंबर का लोड आ रहा है, तो कभी भी यहां पे फेल नहीं होगा, नो फेलियर इन दिस कंडीशन, नो फेलियर दिस कंडीशन। नो फेलियर दिस कंडीशन, ठीक है, क्लियर सभी को, याद रखेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखनी है। अब देखो मैं तो ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन टीचर बोलते हैं ना कि बहुत आसान है यार पेपर निकालना, ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, खुद पेपर में बैठे नहीं है कभी, बट एग्जाम के बारे में इतना बता देंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, खुद बता देंगे ऐसे कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, बेटा जब एग्जाम में बैठते हैं एक प्रेशर आता है, हाथ कांपता है, पहले रीजनिंग कर ली और टाइम हो गया, आपका टेक्निकल पूरा नहीं हो रहा, वो प्रेशर कौन जान सकता है यार, वही जान सकता है जिनने एग्जाम दिए हैं, ठीक है, जिनको पता है कैसे डील करके हम आगे बढ़े हैं। तो वो चीज़ें हैं, कहने को तो कह दो आसान है, सब चीज़ याद करनी पड़ेगी तुम्हें, इतना भी आसान नहीं होती है एग्जाम निकालना, बट प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और रोजाना रिवाइज करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने कौन से कॉलेज से बीटेक किया है? मैंने आपके गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग AKG से बीटेक किया है, ठीक है ब्रो। मैं सेकंड नंबर पे आया हूँ अपने कॉलेज में, फर्स्ट नंबर पे आपके सौरभ सर आए हैं, ठीक है, हमेशा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि मैं बात करूं कि इस टॉसी की वैल्यू कि जो मैं यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा था कि कितना कितना वैल्यू पे हम काम करेंगे, तो मिनिमम ग्रेड के लिए यदि आपको इस shear स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 2.5 2.8 3.1 3.5 3.7 4, ये आपकी वैल्यू होती है LSM के लिए, WSM के लिए, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, वैसे तो बॉन्ड shear स्ट्रेस पे हम जब काम करते हैं तो ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पे आप टाउसी की वैल्यू भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि मिनिमम ग्रेड के लिए कितना कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड एंड एनकरेज के बारे में बात करते हैं। जो आपका कोलैप्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया मैंने, अब हम बॉन्ड एंड एनकरेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टॉसीमैक्स, संभवी मुद्रा योग, इसको करने से बस ये करते रहो तुम योग, वो बेटा कुछ कोई योग काम नहीं आता, पेपर में सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी, टेस्ट जो दिए हैं वो काम आएंगे और जो आपके याद है वो काम आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उनसे बचना, पेपर से पहले हमने ये उखाड़ लिया, तो मैं बताऊं लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं 2 मिनट लूंगा, वैसे ज़्यादा तो बात नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं लोग। लोग ये बोलते हैं, मिलेंगे आपको पेपर से पहले, अरे मैंने SSJ का मेंस दिया था और मैं 2 नंबर से रह गया, अरे मैं फाइनल से हो गया मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 10 नंबर से रह गया, अरे हम क्या करें, रह गए तो रह तो गए, ठीक है। बस यदि तुम्हारा हो जाता तो तुम बोलते नहीं ना, और उनका कुछ नहीं किया होता जिंदगी में उन्होंने, बस बोलते रहते हैं कि हमारा 1 नंबर से रह गया हम तो ये कर लेते, तो वो चीज़ों से बचो यार उनसे, ठीक है, क्योंकि बहुत मिलेंगे ऐसे कहेंगे मैंने IAS का मेंस दिया है, ठीक है, IAS का
आईएएस का मेंस दिया है, आईएएस का मैंने फलाना दिया है, मैं तो चांद में चला गया था और वहां चला गया था, बहुत बोलेंगे बोलेंगे। मुझे मिला था एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो आईएएस का मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया है और मेरा तो नंबर आएगा, मैंने भी उसका रोल नंबर नोट कर लिया था कि देखेंगे नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ठीक है। तो ये तो ऐसे मिलेंगे बहुत सारे। जो फेंकता है ना वो होता नहीं है, वैसे मेरा तो यही मानना है, मुझे तो अब तक यही ऐसे मिले हैं। जो फेंक हुए हैं ना वो ज्यादा फेंक देते हैं कि हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। चलिए करें स्टार्ट। अब बात करेंगे आपके पास बॉन्ड एंड अनकरेज के बारे में। बॉन्ड एंड देखो, पढ़ा सब कुछ है आपने, पढ़ा आपने सब है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि टेस्ट दो। बिना टेस्ट के नंबर नहीं आने वाला है आज की जनरेशन में, आपको बता रहा हूं पहले ही। कितने ही आप यूट्यूब पे सेशन कर लो, ए लगा लो, बी सी डी कर लो, कितने कर लो, जब तक आप अपने आप बैठ के टेस्ट नहीं देंगे नंबर नहीं आएगा। मैं अब गारंटी से आपको बता रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि गलतियां से सीखते हो। जब आपका प्रेशर में आएगा दिमाग पे कि हाँ 30 क्वेश्चन करने हैं यार, 30 मिनट ही हैं, वो प्रेशर टेस्ट से आता है। तो दोनों रोजाना ना, चाहे आप टेस्ट बुक के दे रहे हो दे दो। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि जब तक हमारे स्टार्ट नहीं हो रहे, जहां की स्टार्ट हो रहे हैं दे दो, पर दो यार टेस्ट, ठीक है। उसके बिना नंबर नहीं आते हैं। बात करेंगे बॉन्ड एंड एनकरेज के बारे में, बात करते हैं। तो बॉन्ड एंड एनकरेज के बारे में क्या होगा, प्रोवाइड द स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी एंड कंपोजिट एक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट स्टील। आपको पता है यदि मैं अपने सेक्शन के अंदर ये मैंने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो इस रेनफोर्समेंट में क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास जो रेनफोर्समेंट है इस पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा होगा टी। मान लो एक टेंशन पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो इस टेंशन को कौन रोक रहा है, एक स्ट्रेस रोक रही होगी, एक स्ट्रेस आपकी ऐसी रोक रही होगी जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। बॉन्ड शियर स्ट्रेस है ये मेरे पास, बॉन्ड शियर स्ट्रेस मेरे पास ये डेवलप हो रही है, ठीक है। मतलब जब टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रोकने के लिए आपकी कंक्रीट और स्टील के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन गया है जो उसको रजिस्ट करेगा, जो इसको रजिस्ट कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड शियर स्ट्रेस। इसी को हम बॉन्ड शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, टाउ वीबीडी। तो जब भी हम बॉन्ड और एनकरेज के बारे में बात करेंगे तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके मेंबर के अंदर इस टेंशन को झेलने के लिए मैं कितने रेनफोर्समेंट की बार को एम्बेडेड करूं आपके सेक्शन के अंदर। भाई सिंपल बात समझ रहे हो, ये मेरे पास सपोर्ट है और यहां से एक कैंटिलीवर बीम जा रही है, तो मुझे ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि यदि मैंने यहां पे रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड किया तो मुझे इस कॉलम के अंदर या इस सपोर्ट के अंदर कितनी डिस्टेंस पे डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करना पड़ेगा, या कितनी डिस्टेंस पे मुझे इस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा जो इस बॉन्ड को क्रिएट कर सके और जो यहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा होगा उसको रजिस्ट कर सके। तो उसी के लिए हम बॉन्ड और एनकरेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। तो ये कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग आती है उसकी वजह से हमारी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होती है। ये आपके अडेशन पे डिपेंड करेगी, फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगी, मैकेनिकल पे डिपेंड करेगी और ग्रिपलिंग बार पे डिपेंड करेगी। आपको पता है जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो HYSD बार के अंदर ऐसे ग्रिपल होते हैं जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसको ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमें इन सब पे काम करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हम करें विद इंक्रीज द फोर्स एडिशन लॉस फर्स्ट देन द फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। जब भी आपके मेंबर पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और उसको आपका मेंबर में बॉन्ड स्ट्रेस रोक रही है कि जो बॉन्ड है वो रोक रहा है, तो सबसे पहले एडिशन छूटेगा। जो आपकी कंक्रीट और आपकी स्टील है उनके बीच में जो बॉन्ड है, एडिशन है, चिपकने की टेंडेंसी एक दूसरे से, पहले वो टूटेगी और उसके बाद फ्रिक्शन टूटेगा और फ्रिक्शन में से क्या होगी, जो शियर स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सो स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, जो आपकी बैंडिंग की वजह से डेवलप हुई है। टेस्ट तो ऑनलाइन दो, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ना आपका, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑनलाइन, ठीक है, पूरा प्रॉपर टाइम लगा के तब टेस्ट दो। तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल बॉन्ड स्ट्रेस की मैं बात करूंगा तो बेसिकली ये आपके पास क्या होगा, बैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर क्या हम शियर फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस शियर फोर्स से हम आपकी शियर स्ट्रेस भी डेवलप कर सकते हैं, है ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा,
टाउ बी एफ हम कैलकुलेट करते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो V अपॉन जी डी अंडर रूट ओ पे डिपेंड करता है। ये जो G और D की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके इस सेक्शन के लीवर आर्म पे डिपेंड करेगा कि जो बेंडिंग मोमेंट का आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है और यहां पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसका लीवर आर्म क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, आपके पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कि जो आपने बार को प्रोवाइड किया, यदि उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रहा है तो कितनी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उस बॉन्ड स्ट्रेस की पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे फ्लेक्सुअल बॉन्डिंग स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। फ्लेक्सुअल बॉन्ड स्ट्रेस को हम ऐसे कम कर सकते हैं कि यदि आपने कैन बी डिक्रीजेस बाय प्रोवाइडिंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉलर डाया। पहले मेरे पास एक बड़ी बड़ी डायामीटर थी, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 16 mm का डाया, और इससे इसको मैंने यूज किया था आपके सेक्शन के अंदर, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड स्ट्रेस ऐसे डेवलप करेगी, ऐसे ऐसे बॉन्ड स्ट्रेस यहां पे ऐसे बनेगी। लेकिन यदि मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल नंबर की बार को यूज कर लिया, स्मॉल नंबर ऑफ बार यूज कर लिया, 8 mm 8 mm 8 mm, तो इन बार में क्या होगा, इन बार में सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ज्यादा अडेशन होगा आपकी कंक्रीट और स्टील के बीच में, तो यहां से आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। दोनों चीज में आपको डिफरेंस पता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है। जो लोड की वजह से लग रही है आपके एक्सटर्नल लोड की वजह से वो स्ट्रेस है, और जो उसको रजिस्ट कर रहा है वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो आपकी फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। एग्जाम में दो तरह क्वेश्चन आएंगे कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आप क्या करो, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पे और यहां पे टोटल जो आपका AST है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है, वो दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आर सेम इन बोथ द कंडीशन। बोथ द कंडीशन में आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि आप क्या करिए, फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक क्या करिए, कैन बी डिक्रीज बाय, आप नंबर ऑफ बार को बढ़ा दीजिए और उनके डायमीटर को कम कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और बॉन्डिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगी। ठीक है ब्रो, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनकरेज बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। क्या मतलब होता है एनकरेज का और क्या मतलब होता है आपके डेवलपमेंट लेंथ का। जब भी आपके मेंबर के अंदर फ्लेक्सुअल का फेलियर हो रहा है, तो हमें आपके मेंबर के अंदर एक स्टील की बॉन्ड स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ता है और रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा कि इतना रेनफोर्समेंट दिया और वो इतनी स्ट्रेस को डेवलप करेगा। सर LSM में परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये तो BD में ये तो बता रहा हूं कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हम इस पे काम करेंगे जो आपके मेंबर के अंदर यहाँ क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि मेंबर इतने लोड के प्रति आपका मेंबर फेल करेगा। दैट इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट मेथड ना, कि हमने लिमिट लगा रखी है यहाँ पे पहले ही। तो वही मैं बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो मैं पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा हूँ सब LSM को लेके ही चल रहा हूँ। आफ्ताब, मैंने अभी WSM पे काम नहीं किया है, मैं सिर्फ LSM ही पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेंबर देखो जा ध्यान से, यदि आपके पास क्या हो, एक्सियल टेंशन कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सियल टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो आप एनकरेज लेंथ को प्रोवाइड करते हैं कि इस मेंबर के अंदर आप कितना एम्बेडेड करें अपनी स्टील को जिससे वो इस लोड को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, दूसरा, यदि डेवलपमेंट लेंथ की बात आएगी तो वो फ्लेक्सुअल में आएगी। कल को यदि बैंडिंग हो रही है, यदि सिर्फ एक्सियल टेंशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को बैंडिंग हो जाए उस लोड की वजह से, तो फिर हमें डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करना पड़ता है कि मैं अपने मेंबर के अंदर कितनी लेंथ को एम्बेड करूं जो उस फ्लेक्सुअल स्ट्रेस जो मेरे पास हो रही होगी उसको रोक सके। ठीक है, इसलिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा हुआ भी है, when the bar is carrying the certain force transfer this force to the surrounding concrete over the certain line। सिंपल बात है कि यदि टेंशन यहां पे आ रहा होगा तो उस टेंशन को आपको अपनी स्टील से इस कंक्रीट पे भेजना पड़ेगा, और वो जो यहां पे भेजेगा वो इन दोनों कंक्रीट और स्टील के बीच में जो कोहेजन हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है, उसकी वजह से ही झेल पाएंगे। यदि आप नहीं झेल पाए तो फिर नहीं कर पाएंगे काम। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि मेरे एक मेंबर है उस पर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, वो 0.87 FI इंटू AST का टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, ये फोर्स है, इस फोर्स को आपका मेंबर रोक रहा होगा। जो टॉ BD है क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है।
टॉबिडी जो उसको रोक रहा होगा, इनटू पैरामीटर, पूरे पैरामीटर पे रोकेगा, और इनटू डेवलपमेंट लेंथ जो आपने प्रोवाइड की, ये एलडी इस पे काम करेगा कि आपने कितनी डेवलपमेंट लेंथ यहां पे प्रोवाइड की, उस पे काम करेगा। और यहां से हम आपके डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि कल को फ्लेक्सर आया तो मैं कितना स्टील सेक्शन के अंदर रखूं, जिसमें अपने स्टील से आप अपनी स्ट्रेस को कंक्रीट पे जाके ट्रांसफर कर सके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेवलपमेंट स्ट्रेंथ इन द फ्लेक्सर केस। फ्लेक्सर बेंडिंग में हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो एलडी का फॉर्मूला होता है वो 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD पे काम करते हैं। ध्यान रखेंगे आपका जो शेयर, जो आपके पास यहां पे बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगी, उसका डायग्राम ऐसा बनता है। बॉन्ड स्ट्रेस ऐसी डेवलप होती है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस आपकी ऐसी डेवलप होती है, जहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है वहां पे मैक्सिमम यहां पे स्ट्रेस डेवलप होगी, और दूर जाते जाते यहां पे होगी। लेकिन हम यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस पूरे को यूनिफॉर्म मानिए, और इस पूरी यूनिफॉर्मिटी वजह से हम आपकी बॉन्ड स्ट्रेस को यूनिफॉर्म मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस पे काम करते हैं, और ये इसको हम यूनिफॉर्म मानते हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। कैसे हम फिर पैराबोलिक वे में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ब्रो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ फॉर द फ्लेक्सर बेंडिंग। ठीक है, अब डेवलपमेंट लेंथ को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला, यदि आप बॉन्ड स्ट्रेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कल को आपसे पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेस कहां पे डेवलप हुई, कहां पे नहीं हुई, तो जैसे आपने डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करी, वैसे आप बॉन्ड स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज लिखी हुई यहां पे साफ साफ, लार्जेस्ट फ्लेक्सर बॉन्ड अकर्स एट द बार विद द लार्जेस्ट डाया। क्या बोल रहा है, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा होगी जहां पे आपका डायमीटर ज्यादा होगा। ये क्या बोल दिया इसने, क्या ये सही बोल रहा है? बोलिए, क्या बोल रहा है ये? वो ये बोल रहा है कि जहां पे लार्जेस्ट फ्लेक्सर बॉन्ड होगा वहीं पे होगा जहां पे डायमीटर ज्यादा होगा। तो सर जो आपने अब तक पढ़ाया क्या वो गलत पढ़ा दिया? आप तो अब ये बोल रहे थे कि बॉन्ड स्ट्रेस को अपन बढ़ाना है, तो आप क्या करिए, ज्यादा नंबर ऑफ बार यूज कर लो पर डाया कम कर लो। अभी आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो फ्लेक्सर बॉन्ड आपका बनेगा वो लार्जेस्ट डाया पे बनेगा। तो कहीं भी ये तो लिखा हुआ नहीं है कि फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप होगी उसको हम कम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि जितना आपका डाया ज्यादा होगा आपके स्टील सेक्शन का, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी, और उसको रजिस्ट करने के लिए आपको ज्यादा टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सर केस में क्या होता है, फ्लेक्सर केस में यदि डायमीटर बड़ा है तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और उसको रोकने के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। तो मतलब ज्यादा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके एम्बेडेड सेक्शन में। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, 0.87, या ऐसा बोल सकते हैं दैट इक्वल्स टू FS 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, ये है, ये जो FS है इसकी वैल्यू माइल्ड स्टील केस में 0.87 FY हो सकती है। माइल्ड स्टील केस में ये आपका 0.87 FY होगा। ठीक है, वो तो स्टील के लिए है, यहां तो प्योर मेंबर की बात हो रही है। बेटा जब हम डेवलपमेंट लेंथ की बात कर दी ना हमने, साफ साफ कर दी गौतम जी, तो आप समझ जाना कि डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं, इस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए कर रहे हैं। सिंपल बात समझ जाओ, इनडायरेक्टली समझ जाओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपका 0.87 FY आया मेरे पास 4 टाउ BD। अब यदि मेरे पास कल को FE 415 आ जाए या FE 250 होगा, तो आप इस पे काम कर लीजिए। कल को मेरे पास यदि FE 415 आ जाए, तो वहां पे जो डेवलपमेंट लेंथ होगी, डेवलपमेंट लेंथ इन द HYSD बार आपकी ज्यादा होती है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो क्या होगा, यदि आपकी डेवलपमेंट लेंथ HYSD बार में क्या होगा, आपका जो ऊपर की वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, टाउ BD की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, लेकिन जो टाउ BD है वो कम रेट से बढ़ेगा, और जो आपके पास यील्डिंग स्ट्रेस है या जो आपके पास स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है या टफनेस है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है इन द केस ऑफ HYSD बार में। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो डेवलपमेंट लेंथ आपकी प्रोवाइड होगी HYSD बार में वो हमेशा ज्यादा होगी आपके माइल्ड स्टील बार से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा तो नहीं होता है, वहां पे तो डाउ BD की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसने बोला है कि आपकी जो फ्लेक्सिबल बॉन्ड स्ट्रेस है वो बढ़ेगी यहाँ पे, तो यदि ये बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ तो कम होना चाहिए। नहीं बेटा, यदि आपका
यदि आपका ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका ये भी तो बढ़ गया, आपका ये भी तो बढ़ गया, और ये आपके ज्यादा रेट से बढ़ता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ बढ़ती है इन द केस ऑफ HYSD बार। याद रखोगे, यदि ये सही में आया तो करेंगे वाह 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 वाह। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, और गलती करके आते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि यार माइल्ड स्टील बार में तो मेरे पास ज्यादा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड होगी, और HYSD बार तो स्ट्रॉन्ग बार है तो कम में काम चल जाएगा। नहीं, ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगी, ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया चाहिए ना उसको रजिस्ट करने के लिए। जिनको समझ में नहीं आई वो करेंगे हे राम हे राम हे राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें आपके एग्जाम में बन जाती हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, जब भी हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करी ना, तो मैंने ये जो टेंशन क्रिएट किया कि कौन सा टेंशन है, कैसे क्रिएट हुआ, तो बेसिकली ये आपके बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के रेशो पे डिपेंड करता है। भाई आपको पता चल गया ना, ये डेवलपमेंट लेंथ की ही क्यों बात कर रहे हैं सर, आप हमेशा डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी यूनिट होगी किलो न्यूटन बाई मीटर, और शियर फोर्स की क्या होगी, किलो न्यूटन। बचा क्या मेरे पास, मीटर बचा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है, आपका शियर फोर्स कितना है, उन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो रेशो है, उसी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो आपके इस सेक्शन के अंदर हम डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्म में लग रहे हैं। ठीक है, हम आपके डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्म में रख रहे हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है प्रिया जी, सिंपल बात समझो। ठीक है, एक बात समझो, प्रिया को समझाता हूं मैं। मान लो मेरा नाम है ना सुमो है, ठीक है, सुमो समझते हो, मेरे ऐसे डोले बने हुए हैं एकदम, मेरा हाई वेट है, ठीक है, और मैं लड़ने जा रहा हूं लोगों से, तो मुझे देख के पहले लोग डरेंगे ना। पर एक बात समझो, किसी ने मुझे गेड़ दिया, एक बार मुझे गेड़ दिया, तो मुझ पे उठाई नहीं जाएगा ना। तो ऐसे क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ HYSD बार में ज्यादा यूज करनी पड़ती है, क्योंकि क्या है, आप सोच रहे हैं कि आप हाई क्वालिटी की रोड को यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, हाई क्वालिटी की रोड को यूज करने के लिए एक बॉन्ड स्ट्रेस भी तो डेवलप होगी। जो आप टेंशन लगाए तो ज्यादा टेंशन लगाएंगे, उसके टेंशन को रोकने के लिए एक बॉन्ड स्ट्रेस भी तो ज्यादा डेवलप होगी, और उस बॉन्ड स्ट्रेस को रोकने के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ भी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि इस केस का मतलब यही है कि डेवलपमेंट लेंथ इन द केस ऑफ HYSD बार आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा है, ज्यादा एरिया पे आपकी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि लोड भी बढ़ जाएगा यहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डेवलपमेंट लेंथ है ना, वो इस फॉर्म में तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में तो कर ही सकते हैं। सर HYSD बार के लिए फॉर्मूला सेम होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। इस फॉर्मूले पे काम नहीं कर पाएंगे बेटा, इसमें जो टॉ बीटी की वैल्यू है ना, वो 60% बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ टॉ बीटी बढ़ रहा है। कहाँ ही बोल रहा हूँ मैं टॉ बीटी बढ़ रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि टाउ बीटी की वैल्यू 60% बढ़ जाती है इन द केस ऑफ टेंशन, ये बढ़ गया। लेकिन जो आपका ये है ना, ये भी तो बढ़ गया, और ये आपका ज्यादा रेट से बढ़ा, ये कम रेट से बढ़ा। ठीक है, इसीलिए आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो बढ़ जाती है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट लेंथ को ना 25% कंप्रेशन में होती है, वो हम बताएंगे, है ना। आगे आगे बोलते रहो बस तुम, क्रैश कोर्स के नाम पे है। चलो नेक्स्ट करिए। अब देखो, ये बात समझेंगे यहां पे, जो ये M1/V है ना, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। डेवलपमेंट लेंथ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और जो शियर फोर्स लग रहा है, उनके रेशो पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कितना शियर फोर्स है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी लेंथ यहां पे डेवलप होगी, हम उस पे काम करेंगे। तो क्या होगा, M1 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेंसिल स्टील कंसिडरेशन, इस पे हम काम करते हैं, और V आपका शियर फोर्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखा हुआ है एट द सिंपली सपोर्टेड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपके इन्फ्लेक्शन है, तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू हमेशा आपकी कम होगी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कितना होगा ये, इसमें आप एक काम कर लीजिए, अबे यार 1.3 कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब भी आपके डेवलपमेंट लेंथ की आप बात करेंगे ना, तो डेवलपमेंट लेंथ है क्या,
डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली आपका जहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए कितनी लेंथ चाहिए वो है। तो वो ये बोल रहा है कि हम डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू को हमेशा इतना रखेंगे कि जो आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने प्रोवाइड किया वो, और साथ में जो आपने एनकरेज की वैल्यू को प्रोवाइड की, कौन सा, डी और 12 फाई, ये क्या होती है, ये एनकरेज वैल्यू होती है जो आपके एक्सियल टेंशन को रोकेगा। ये तो बैंडिंग को रोक लिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और शियर फोर्स के रेशो ने, और जो आपका एक्सियल टेंशन होगा उसको आपका एनकरेज वैल्यू रोकेगा। तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपके 1.3 m1/v प्लस के एल नॉट से। अब आप बोलोगे सर 1.3 क्यों किया? 1.3 इसलिए किया क्योंकि क्या होगा, जब भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम को यूज करेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास लेटरल कन्फाइनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये तो कन्फाइनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो जब कन्फाइनमेंट मिल जाएगा तो यहां पे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कितने से बढ़ता है वो आपका 30% बढ़ जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए हम बोलते हैं 1.3 पे आप काम करिए। ठीक है, 30% आपकी यहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे एल नोट, मेरे पास क्या है, सम ऑफ एनकरेज है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट। आपके सेंटर ऑफ सपोर्ट से, कहां से, ये सपोर्ट है, इस सेंटर ऑफ सपोर्ट से हम आपके डी और 12 फाई की वैल्यू पे काम करते हैं। डी और 12 फाई जिनमें से जो वैल्यू ग्रेटर होगी उस पे काम करेंगे टू टेकन इनटू अकाउंट द एक्सियल टेंशन, क्योंकि ये तो फ्लेक्सो पे काम करेगा, m1/v उसको रोकेगा, और जो एक्सियल टेंशन हो रहा होगा उसको आपका एनकरेज रोक देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सुअर बॉन्ड बिकम अननेसेसरी। फ्लेक्सुअर बॉन्ड कब आपके नेसेसरी होते हैं, जब आपका शियर मैक्सिमम हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, जब आपका फ्लेक्सुअर बॉन्ड आपके लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, यदि आपके इफ एंड ऑफ रेनफोर्स कन्फाइंड बाय द कंप्रेशन रिएक्शन, तो आपको पता है उसकी वैल्यू को हम 1.3 से बढ़ा देते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कल को यदि आप कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं है, यहां पे रूलर सपोर्ट है, ठीक है, यहां पे आपका फिक्स सपोर्ट नहीं है, यहां पे रूलर सपोर्ट है, तो कन्फाइनमेंट नहीं मिल पाएगा। कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगा तो सिर्फ आप काम करेंगे एल डी इज लेस देन इक्वल टू m1 mv/v प्लस के एल नोट पे काम करेंगे। ठीक है, यदि आपके रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया है, कन्फाइनमेंट कोई नहीं किया। दूसरा, डेवलपमेंट लेंथ को हम 10% बढ़ा देते हैं यदि आपने 2 बार को साथ में जोड़ के यूज किया, मतलब बंडल किया। ठीक है, यदि आप बंडल करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ आपकी 10% और बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि क्या होगा भाई, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, आपने 2 बार को ही बंडल कर दिया, अलग अलग होती तो अलग अलग बॉन्ड बनता है यहां पे, या अलग बॉन्ड बनता, अब बंडल कर दिया तो अब डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी ना आपको, उसको रजिस्ट करने के लिए लोड को। तो क्या होगा, एल डी की वैल्यू 10% बढ़ा देते हैं इन द केस ऑफ 2 बार बंडल, 3 बार कर रहे हैं तो 20% बढ़ा देंगे, और यदि आपकी 4 से ज्यादा कर रहे हैं तो आप 33% को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बंडल की फॉर्म में बार को यूज करते हैं। ठीक है ब्रो, याद रखें इस बात को। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, मेरी बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बोलो यार, इतना तो बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, इतना तो अपने मास्टर से ना पढ़े होंगे तुम। नहीं सर, मास्टर ने अच्छा पढ़ाया था, आप भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा है क्या? मैं तो कर रहा हूँ जितना मुझे आता है उतना मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और कुछ होगा, नई नई चीज निकलेंगी तो और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब बात करेंगे बॉन्ड फेलियर मैकेनिज्म की, बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड फेलियर के बारे में। बॉन्ड फेलियर का मतलब यही होता है कि आपकी जो कंक्रीट है और जो स्टील है उसके बीच में जो अडहेशन फ्रिक्शन बन रहा था, जो आपके बॉन्ड स्ट्रेस को रोक रहा था, यदि वो टूट जाता है, दिल टूट जाता है यहाँ पे कंक्रीट का, क्योंकि उसका क्या हो गया, स्टील के साथ बॉन्ड टूट गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये हम बात करते हैं ब्रेकअप द अडहेशन बिटवीन द बार एंड द कंक्रीट। यदि आपकी कंक्रीट और बार, कंक्रीट के बीच में और बार के बीच में कोई भी अडहेशन टूट गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं ब्रेक बॉन्ड फेलियर के नाम से हम इसको जान देते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द बार, क्रशिंग हो गई कंक्रीट की, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपको ये करना है कि मैं अपने बार के बीच में और कंक्रीट के बीच में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड रखूं, उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ रखूं, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम कर सकते हैं कि आप डिफॉर्म बार को यूज करो।
ठीक है, स्मॉल बार के डायमीटर को यूज करो, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करो, लेंथ को इम्बेड करो, बैंड यूज करो, हुक यूज करो, इन सब से क्या होता है, इन सब से आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे सर HYSD बार यूज करो डिफॉर्म बार, क्योंकि डिफॉर्म बार में क्या होता है, डिफॉर्म बार के में आपके ऐसे एजेस होते हैं और वो एजेस ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और जब फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बॉन्ड आएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि HYSD बार के केस में आप 60% बढ़ाओ और आप 25% बढ़ाओ। कहाँ बढ़ाओ, इसलिए तो बढ़ा देते हैं कि भैया आपके ये जो रिब्स बनते हैं, ये जो आपके पास ऐसे 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 रिब्स होते हैं, इन रिब्स की वजह से, इनको रिब्स बोलते हैं, इन रिब्स की वजह से क्या होगा, लार्जर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, लार्जर फ्रिक्शन क्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बैंड एंड हुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, HYSD बार को यूज कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ बार यूज कर लो लेकिन डाया को घटा दो, वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप हुक को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हुक होते हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके पास जो अब यहाँ पे हुक होंगे, बैंड होंगे, वो अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे आपके 90 डिग्री का बैंड होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे बना होता है। जैसे ये वाला मेरे पास हुक है, इसमें ये क्या है, मेरे पास रेडियस है, इस रेडियस हुक की रेडियस है ये वाली मेरे पास। ठीक है, दूसरा ये वैल्यू आपसे पूछ जाती है कितनी वैल्यू होगी, या ये वैल्यू पूछी जाती है कितनी होगी, तो इस के की वैल्यू को हम 2 बोलते हैं इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील, और इस के की वैल्यू को हम 4 बोलते हैं इन द केस ऑफ HYSD बार। बताइए मुझे यहाँ पे HYSD बार के केस में जो ये रेडियस है वो आपकी ज्यादा क्यों है, और के की वैल्यू आपकी 2 क्यों है इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील बार, कम क्यों है। स्टीरअप्स की स्पेसिंग कम करने से, स्टीरअप की स्पेसिंग यदि आपने कम कर दिया तो क्रैक तो नहीं बनेंगे, लेकिन बेटा वही बात है ना, फिर स्टील, पैसा, महंगाई खर्चा, अनइकोनॉमिकल कंडीशन बन जाएगी ना बेटा। कर सकते हैं आप स्टेप को पास पास रखेंगे, ठीक है, तब भी चल जाएगी चीजें, बट वो चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखें तो क्या है, माइल्ड स्टील बार है ना, ज्यादा डक्टाइल नेचर होता है माइल्ड स्टील का, उसके अंदर डक्टाइलिटी ज्यादा है, ज्यादा खींच सकता है। तो कोई मेंबर मेरे पास ऐसा है जो ज्यादा खींच सकता है, कैसे बताऊं कैसे बताऊं, ये बोल लो, मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये बार है मेरे पास माइल्ड स्टील की। अब इसके अंदर क्या है, डक्टाइल फेलियर है, डक्टाइलिटी इसके अंदर होगी, तो क्या होगा, ये बार ज्यादा खींच सकता है, खींच सकता है, खींच सकता है, इतना खींच सकता है, बिल्कुल खींच जाएगा। तो जितना ये खींच जाएगा, इतना ये मुड़ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर रेडियस कम होगी। लेकिन क्या होता है, जो आपकी HYSD बार है ना, वो HYSD बार क्या होती है, उनके अंदर डक्टालिटी कम होती है, तो खींचेगा तो, लेकिन कम खींचेगा। जब कम खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन कंटेंट बढ़ गया ना इसके अंदर, तो हार्डनेस बढ़ गई, तो ये ज्यादा ऐसे डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ज्यादा बस इतना रुक जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ पे रेडियस। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो के की वैल्यू है वो 2 है इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील, एंड के इक्वल्स टू 4 इन द केस ऑफ HYSD बार। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, क्या मतलब होता है कट ऑफ का, पहले बताओ कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जहां पे ना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, अपनी बार को ना कट ऑफ कर दीजिए। कि रेडियस था सर, हाँ जी रेडियस, तो बेटा डायमीटर कम हो गया तो रेडियस भी कम हो जाएगी ना, तो ये तो रेडियस ही है ना, K5 मैंने यहाँ पे काम किया, तो K की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 4 है, ये रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, पर डायमीटर की फॉर्म में समझा पाऊंगा ना मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम जब भी हम कट ऑफ पॉइंट की बात करते हैं तो हम कर्टेलमेंट की बात करते हैं, कि जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा नहीं है ना, वहां पे अपने सेक्शन को कर्टेल कर दो, काट दो वहां पे मेंबर को। ठीक है, आप बताएं कि स्टील जो है महंगी है, तो जहां पे भाई आप जब बनाते हैं आप सिंपल सपोर्ट बीम का, तो आपको पता है कि आपके सेंटर पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, सबसे ज्यादा आपका बेंडिंग मोमेंट होगा, तो आपको ये पता है कि बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे जाता है तो वहां पे ज्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो ना, और शेयर में क्या होगा, स्टार्टिंग में बेंडिंग मोमेंट काफी कम होता है तो वहां पे कम करो, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि कर्टेलमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन IS कोड ने उसके कुछ रिकमेंडेशंस पे काम किया है कि भाई इतने पे कर सकते हैं, इतने पे नहीं कर पाएंगे, वो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर डिस्टेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट डिफरेंट, ये क्या बोलता है, 2 चीजें होती हैं, आपके पास क्या है, जो जो आपके पास कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट या तो 0 हो रहा हो या अपने साइन को चेंज कर रहा हो,
उससे, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। हम उस पे कभी भी कर्टेलमेंट नहीं करते, उससे डी डिस्टेंस और 12 फाई जो इनमें से ग्रेटर होगा उसके आगे जाके कट ऑफ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट पे हमेशा हम कर्टेलमेंट किया जाता है। ओके, तो ये टीसीपी है और जो एसीपी है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डी और 12 फाई के बीच में होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं भाई? जहां पे आपके मेंबर के अंदर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, तो हो सकता है कि वो आपकी ऑक्सिलरी स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। तो पूरे एक स्पैन पे काम कर लो ना, उस स्पैन पे आप काम कर लोगे तो थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट आपको चेक हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे जैसे स्पैन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपके जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है उसको हम इजीली स्पेसिफाई कर पाएंगे और मेंबर को हम सेफ भी कर सकते हैं। क्योंकि कर्टेलमेंट का मतलब ये है कि आप उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं तो इतना कम मत कर दें कि मेंबर फेल ही हो जाए। तो वो चेक करने के लिए हम इस पे काम करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्टेलमेंट करने के लिए हम शेयर कट ऑफ पॉइंट पे काम करते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं शेयर को आप कट ऑफ तभी कर पाएंगे कि जब वो जहां पे कट ऑफ करना है उसकी वैल्यू 2/3 हो आपकी शेयर स्ट्रेंथ के। ठीक है, जैसे आपने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कट ऑफ किया, वैसे आप शेयर जो रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर भी कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसका आईएस कोड का रिकमेंडेशन ये है कि आपका 2/3 हो जाएगा। इट इज लेस देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ इंक्लूड द वेब सर्विस। ठीक है, और हमेशा हम 3/4 पे ही ओवरलैपिंग कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि शेयर इन्फो प्रोवाइड एट द लॉन्ग इज टर्मिनेटेड बार ओवरलैपिंग 3/4 ऑफ द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट। हम जहां पे भी कट ऑफ कर रहे हैं वहां पे 3/4 की लेंथ पे हम हमेशा ओवरलैपिंग रखते हैं, कि ऐसा ना हो कि आपने अपने मेंबर को कर्टेल कर दिया, शेयर ज्यादा बढ़ गया, शेयर पे ज्यादा लोड पड़ गया और वहां की वजह से आपका मेंबर शेयर में फेल कर जाए। तो वहां पे हमें ओवरलैपिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होगा, यदि मैं बात करता हूं कि आपकी जो लैप लेंथ है वो कितनी होगी। आपको पता है कि दो बार को हम लैपिंग करते हैं, ये बार है ये बार है, जिससे कि दोनों में क्या हो, जब आप कर्टेलमेंट कर रहे हैं दोनों में क्या हो जाए, दोनों में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, जो यहाँ पे स्ट्रेस है, जो यहाँ पे स्ट्रेस है वो बनी रहे यूनिफॉर्म, इसलिए हम ओवरलैपिंग करते हैं। उस ओवरलैपिंग की वैल्यू आपके कंप्रेशन में 24/5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फ्लेक्सुरल केस में आपकी एलडी ग्रेटर देन एलडी और 35 होना चाहिए, और डायरेक्ट में केस में आपकी मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फ्लेक्सुरल केस में आपकी एलडी और 35, और डायरेक्ट टेंशन में ये वैल्यू आपकी 2LD और 35 के बीच होगी। ठीक है, इन पे हम यहां पे काम कर देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यदि आप HYSD बार को यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम 60% इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाए, याद रखेंगे। और कंप्रेशन में हम 25% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पे हमने 25% इंक्रीज किया, कहां पे हमने 60% इंक्रीज किया, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक बता रहा हूं आपको इस क्लास का, उसके बाद जो क्लास होगी वो 2 बजे होगी। अब देखो क्या होगा, आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है वो आपकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अब आपने क्या किया होगा, पहले चेक कर लिया होगा, फिर देख लिया होगा कि इसके अंदर कितना प्रोवाइड हुआ, फिर उसके हिसाब से आईएएस कोड ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जो आपको याद करने हैं। वो क्या है, यदि आपकी फुटिंग स्लैब है, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो कॉलम फेस से एलडी डिस्टेंस पे आपको अपनी एनकरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इतनी डेवलपमेंट लेंथ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, टेंशन को झेलने के लिए। दूसरा, कैंटिलीवर बीम है तो आपका जहां पे सपोर्ट होगा उससे एलडी डिस्टेंस पे हम काम करेंगे। ठीक है, आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमेशा आपके सपोर्ट से LD/3, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरे पास क्या है, सिंपली सपोर्ट है, तो क्या होगा, आपके सपोर्ट से LD/3 डिस्टेंस पे हम हमेशा एनकरेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका शियर रजिस्ट किया जाए। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो आप, कॉलम और बीम इन दोनों का जहां पे जॉइंट होगा उसके सपोर्ट से LD/3 पे हम अंदर एनकरेज करेंगे जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस को बनाए रखे, और जो ऊपर से आ रहा लोड है बीम के लोड को अच्छे से यहां पे ट्रांसफर भी कर सके। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिफॉर्म बार आप यदि यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट लेंथ में आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है, और फॉर्मुला ये आ जाता है 6.4 टाउ बीडी पे काम करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मुला ही पूछा गया है आपसे। ठीक है, जो टाउ बीडी की वैल्यू आपकी आती है उसमें 60% इंक्रीज कर दिया, इन टेंशन में हमने 60% इंक्रीज कर दिया, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6.4 टाउ बीडी पे काम कर लिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, डेवलपमेंट लेंथ जो होगी वो HYSD बार में ज्यादा होती है आपके माइल्ड स्टील बार से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके बारे में कोई भी आपको डिस्कशन नहीं करना है। When the splice are provided in the reinforced bar must not be at a section where the bending moment is more than 50% of moment resistance। आप स्प्लाइसिंग नहीं करें। क्या मतलब होता है स्प्लाइस करने का, जल्दी बोलो। स्प्लाइसिंग करने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलिए, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। नहीं पता क्या मतलब होता है स्प्लाइस? अरे बोल दो एक बार, जल्दी बोलो, कोई तो बोल दो यार। गूगल में सर्च मत करो, बिना गूगल के बताओ। ज्वाइन करना, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना होता है, लेंथ बढ़ाना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जो मैं बॉन्ड स्ट्रेस है उसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए मैं आपके मेंबर को स्प्लाइसिंग करता हूं, ओवरलैप कर देता हूं, उनको जोड़ देता हूं। ठीक है, तो इसको हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं। तो वेयर स्प्लाइस है प्रोवाइड इन द रिइंफोर्स्ड बार, ये आप ध्यान रखेंगे। वो हम तभी कर पाएंगे जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका 50% से ज्यादा हो आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आपका 50% ज्यादा है तभी हम स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द बार लार्जर देन 36 mm डायमीटर फॉर लार्जर डायमीटर, दे मे बी वेल्डेड। यदि आपका डाया 36 mm से कम है तभी आप स्प्लाइसिंग करेंगे, दो बार को एक साथ में जोड़ेंगे, उनको टाई अप करेंगे। ठीक है, दोनों कनेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका डाया 36 mm से ज्यादा है तो हम वेल्डिंग करेंगे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये पहले 36 mm था। ठीक है, ये पहले आपका 36 mm था, लेकिन IS 456 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट हुआ और उन्होंने बोला कि स्प्लाइसिंग में जो आपके पास 36 mm का डाया है वो क्या होगा, 36 mm का डाया है उसको आप 32 mm पे काम कर लीजिए, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, लेस देन नहीं ब्रो, अरे स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा होगा वो झेल नहीं पा रहा होगा ना, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट आपके मोमेंट रेजिस्टेंस से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो हम नहीं काम कर पाएंगे आपके स्प्लाइसिंग करने से, फिर हम कुछ और ढूंढेंगे। अब स्प्लाइस कर दोगे तो मोमेंट रेजिस्टेंस तो आपका झेल रहा है बार, और एक्स्ट्रा जो बॉन्डिंग कर दिया आपने, दोनों को टाई अप कर दिया है, उससे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 50% ज्यादा ये नहीं आना चाहिए। ये ऐसा का ऐसा एग्जाम में आता है लिखा हुआ, where splice are provided in the reinforced bar must not be at a section where bending moment is more than dash of moment resistance of beam। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे।